तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, इंडिया में जब भी अपने इधर शादी होती है, कोई भी त्यौहार होता है या कुछ भी ऐसा फंक्शन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग गोल्ड लेने के बारे में सोचते हैं। तो इससे यूजुअली हम लोग हमेशा ये देखते हैं और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि गोल्ड एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम लोग गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। तो ऐसी एक कंपनी है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। वो लोग अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये आईपीओ कब शुरू होगा, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे कंपनी के फंडामेंटल दिख रहे हैं, प्राइस बैंड क्या है, कितने पैसे चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटिटर या जो पीयर एनालिसिस है वो भी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ग्रे मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है और क्या हम लोग को लिस्टिंग गेंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा कि क्या मैं इसके अंदर अप्लाई करने का सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं, तो आईपीओ शुरू होगा 25 तारीख को, यानी कि ये शुक्रवार को, चलेगा 29 तारीख तक। 30 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 31 तारीख को डीमैट अकाउंट में शेयर्स या रिफंड हो जाएंगे, और उसके बाद 1 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर है, यानी कि पूरा शेयर का जो फेस वैल्यू है वो पूरा है। और उसके बाद प्राइस बैंड की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक स्वीट स्पॉट है, 189 से 199। अगर अप्लाई करना है तो 199 पर ही करेंगे, और हम लोग को 75 शेयर्स का एक लॉट मिल जाता है। तो फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा है। कंपनी को चाहिए 360 करोड़ 11 लाख रुपए, और पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, ना कि प्रमोटर के पास, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। ठीक है, चलिए अब कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50%, रिटेल के पास 35 है, और एचएनआई के पास 15% है। अभी रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट पड़ेगा 14,925 रुपये का। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आप 14वें लॉट पे पहुंच जाओगे, वैसे आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक और एक अच्छी बात यहाँ पर देखोगे, 99.99% का जो भी पूरा कंपनी है वो प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर के आप नाम यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर ही लिखा हुआ है। और वो लोग जितना भी इशू करेंगे उसके बाद प्रमोटर के पास 75% के आसपास की कंपनी रह जाएगी, जो कि सेबी के क्राइटेरिया के हिसाब से एकदम एकदम सही बात बैठ रही है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, कंपनी कितनी पुरानी है वो सब कुछ जान लेते हैं। तो कंपनी को अगर हम लोग देखेंगे तो 2003 में ये कंपनी रजिस्टर हुई थी, यानी कि 22 साल पुरानी कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी 22 कैरेट CZ कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी, स्पेशलाइजिंग इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये लोग ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, ज्वेलर का जो अपना जो नॉर्मल सा एक शॉप होता है, वैसा ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये लोग क्या क्या बनाते हैं, ये लोग डिज़ाइन ज्वेलरी बनाते हैं, जिसके अंदर बैंगल्स आ गया, रिंग, नेकलेस, सेट्स आ गए, यानी कि जैसे अपना जो सेट होता है, जिसके अंदर जो आप लोग ने फिल्मों में देखा होगा कि हम लोग एक ज्वेलरी सेट लेते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी ईयरिंग्स होता है, नोज रिंग होता है, बैंगल्स होते हैं, और जो नेकलेस होता है वो भी चीज़ होता है, तो प्रॉपर एक पूरा सेट बन जाता है। ठीक है, और ये कौन से रीजन को टारगेट करते हैं, ये ओकेजन्स के लिए, जैसे वेडिंग्स हो गया, फेस्टिव सीजन्स के लिए हो गया, कोई डेली वेयर के लिए भी हो गया। तो वैसी अलग अलग टाइप की ज्वेलरी होती है। जिन लोग को ज्वेलरी के बारे में पता है और जो ज़्यादा ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उनको ये पता होगा कि अलग अलग ज्वेलरी के पैटर्न्स, डिज़ाइन वो सब भी होते हैं। ठीक है, अभी कंपनी हैज़ एन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फॉर डिज़ाइन, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो ये अच्छी बात है, ये लोग डिज़ाइन भी खुद का ही करते हैं, ये लोग का प्रोडक्शन भी खुद का ही है, और पैकेजिंग वो सब भी खुद की। ये लोग कुछ भी आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। इट यूजेस एडवांस्ड मशीन एंड आउटसोर्स लेबर फॉर टास्क लाइक मैनुअल स्टोन सेटिंग, इंश्योरिंग प्रिसिशन एंड क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, तो जैसे ये लोग का मशीन तो ये लोग यूज़ करते ही करते हैं, और आउटसोर्स लेबर करते हैं काई के लिए, जैसे कुछ कुछ स्टोन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टोन्स होते हैं, रूबी हो गया, सफ़ायर हो गया, डायमंड हो गया, ये सब स्टोन्स अगर ये लोग को लगाना है, करना है, तो इसके लिए या तो ये लोग मशीन यूज़ करते हैं, एडवांस मशीन, या तो फिर कोई कोई इसमें ये लोग स्पेसिफिकली लेबर भी यूज़ करते हैं, जो कि आउटसोर्स्ड लेबर है। अभी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितना बड़ा है, 13,448 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अंधेरी ईस्ट मुंबई में। और ये लोग का एनुअल प्रोडक्शन पूरे साल में ये 2,700 किलो का ये लोग ज्वेलरी बना सकते हैं। इतना बड़ा ये लोग का क्या बोलते हैं,
फैसिलिटी का जो साइज़ है उतना कैपेसिटी उतना है। ठीक है, अभी ये लोग ने ऑलरेडी इधर बताया 400 जेमस्टोन वाले ज्वेलरीज बनाए यूजिंग CAD टेक्नोलॉजी टू क्राफ्ट इंट्रिकेट पीसेस। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड जो जैसे ज्वेलरी होती है जिसके अंदर ज़्यादा स्टोन सब वाला होता है, तो ये लोग CAD टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको यूज़ कर लेते हैं। कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सेवरल ज्वेलरी बिजनेसेस इंक्लूडिंग ब्रांड्स लाइक जोया लुकास, ललिता ज्वेलरी, अलुकास इंटरप्राइजेस, और फिर ये विसी राजू ज्वेलर्स, कल्पतरू ज्वेलर्स। ठीक है, तो इसके अंदर से मैंने बाकी ज्वेलर्स के तो नाम नहीं सुने, मैंने श्री कल्पतरू और जोया लुकास के बारे में डेफिनेटली सुना है। अगर आपने कोई दूसरी जो यहाँ पर जो ज्वेलरी के जो लोग के नाम लिए हैं जो कंपनी के, अगर वो आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। अभी जैसा कि ये लोग ने कहा कि कंपनी का जो ये है क्या बोलते हैं एस्टैब्लिश या ऑपरेशन ये लोग ने 2003 में शुरू किया था। ये लोग ने 15 स्टेट और 1 टेरिटरी में भी ये लोग ने एक्सपांड किया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिर्फ मुंबई में है तो ये लोग का बिजनेस भी सिर्फ मुंबई में है। ये लोग 15 अलग अलग स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में भी शामिल है। ये लोग के मेजर ब्रांचेस किधर है? मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई और हैदराबाद में ये लोग के मेजर ब्रांचेस है। ठीक है, कंपनी ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ इंट्रिकेटली डिजाइंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेस एंड कंप्लीट सेट्स। ठीक है, तो ये सब ये लोग का है और डिफरेंट प्राइस रेंज में भी ये लोग का काम करते हैं और ये लोग वेडिंग्स और सब के हिसाब से भी डेली वेयर्स के हिसाब से भी ये लोग कहीं ना कहीं ज्वेलरी बनाते हैं, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ही लिया था। मई 2025 के एंड तक ये लोग के पास 222 एम्प्लॉय थे जो कि ये लोग के पेरोल पे थे, यानी कि ये लोग के जो फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ है, और उसके बाद 100 ये लोग के पास कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे, यानी कि जब वो लोग की ज़रूरत पड़ेगी तब ये लोग उनको हायर करेंगे। ठीक है, ये लोग की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आप जाके पढ़ सकते हो, इसके अंदर ये जो नॉर्मल सी जो चीज़ होती है वही दिया गया है। बट अगर आपको पढ़ना है तो या तो आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर जाके पढ़ लो, या तो फिर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। फिलहाल तो इंडस्ट्री अच्छी लग रही है। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, इससे हम लोग को और कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू ये लोग का पिछले साल से 56% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 108% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। 2023, 24, 25 के फुल ईयर के डेटा है। एसेट्स देखेंगे तो 250 करोड़ के ऊपर के एसेट्स थे, 325 करोड़ यानी कि 30% का हाइक हुआ है, और उसके बाद लगभग 420 करोड़ के एसेट्स है। तो यहाँ पर भी अगर मोटा मोटी अगर हम लोग देखा जाए तो 30% के आसपास के एसेट्स यहाँ पर ग्रोथ हुई है। 680 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 715 करोड़, यहाँ पर इतना ज़्यादा जंप नहीं आया, बट 715 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास हो गया है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा था 56% का रेवेन्यू में जंप आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 680 करोड़ पे ये लोग मात्र 20 करोड़ कमा पाए, यानी कि 3% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 700 करोड़ पे 26%, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है लगभग 3.5% के आसपास, और यहाँ पर 1100 करोड़ पे लगभग 56 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोग का इंक्रीज होकर 4.5% के आसपास हो गया है, जो कि अच्छी बात है। पहले 3% था, 3.5% और अभी 5% के आसपास हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लोग का इंक्रीज हो ही रहा है। इबिट्टा भी देखोगे 46 करोड़ का, फिर उसके बाद 54 करोड़ का, और उसके बाद लगभग 100 करोड़ का इबिट्टा है। बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं, 165 करोड़ की बोरोइंग्स, 210 और 233। तो बोरोइंग्स तो बढ़ रही है डेफिनेटली, बट ये सब बिजनेसेस में ये कैपेक्स वाला बिजनेस है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको कैपिटल डालना पड़ता है, बट बोरोइंग्स भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसेट्स और रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक छोटी सी कंपनी है, 14,034 करोड़ की कंपनी है, 1434 करोड़ की कंपनी है ये, तो ये डेफिनेटली माइक्रो कैप कंसिडर हो जाएगी। ROCE की बात करेंगे तो लगभग 26% का ROCE है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ROE और ROCE के ऊपर चैनल पर वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 1.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। ऑब्वियसली जो मेरा क्राइटेरिया रहता है 0.8 का, ये उसका एग्जैक्टली डबल है, बट ऐसे सब इंडस्ट्री में मोटा मोटी डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा होगा ही। पैट मार्जिन जैसा हम लोगों ने कैलकुलेट करता 5% के आसपास है, तो वही 5.05, एबिटा 8.83 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है। तो यहाँ पर मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू भी इतना ज़्यादा हाई नहीं लग रहा है कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, डेफिनेटली पीयर एनालिसिस भी कर लेंगे। EPS की बात करेंगे तो IPO के पहले 10.5 के आसपास का EPS है, और पोस्ट IPO 7.75 का हो जाएगा। PE की बात करेंगे तो 19.24 है, पोस्ट IPO ऑलमोस्ट 26 का हो जाएगा। ठीक है, तो PB रेशियो PE रेशियो दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हो, वैल्यूएशन मेट्रिक होते हैं वो।
और ये मुझे कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड लग रहा है। मैं इसको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है फेयरली वैल्यूड है। बट पीयर एनालिसिस भी करके हम लोग देख लेंगे। अभी ये लोग को पैसे क्यों चाहिए? पैसे ये लोग को चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि यहाँ पर ये लोग नया एक और एक जयपुर में फैसिलिटी बना रहे हैं। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, और उसके बाद ये लोग को कुछ बोरिंग्स कम करनी है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लोग का और जनरल कॉर्पोरेट भी है, उसको तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। अब देखोगे लगभग 17 करोड़ ये लोग का जो डेट है वो निकालने की सोच रहे हैं। 233 करोड़ आपके पास डेट है, उसमें से 17 करोड़ निकाल लोगे तो कितना कितना ही आपका कम हो जाएगा। अगर 33 करोड़ पूरा निकाल लेते तो 200 करोड़ का एक राउंड नंबर रहता तो थोड़ा बहुत शायद फर्क पड़ता भी, या 50 करोड़ के आसपास का आप डेट निकालने का सोच सकते थे। हालांकि ये सब बिजनेसेस में आपको पुश की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक होता है पुश बिजनेस, एक होता है पुल बिजनेस। पुश बिजनेस में मतलब कैसा होता है कि आपको बार बार कस्टमर के पास जाना पड़ता है नए ऑफर लेके। वो पुल बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पर कस्टमर आपके पास खुद ही आ जाता है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो जिधर आपको मतलब क्या बोलते हैं, ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर आपके कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट है तो वो दुनिया में कोई भी दूसरे ज्वेलर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर उसको आप 50% डिस्काउंट को दूसरा ज्वेलर दे रहा है और आप वो नहीं दे रहे तो शायद जा सकता है। लेकिन ये सब बिजनेसेस यूजुअली ट्रस्ट पर चलते हैं। और ये अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि ये B2B बिजनेस है, तो ये B2B के साथ ये B2C D2C भी है, हो सकता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, अभी मुझे नहीं मालूम लोग कि कोई डायरेक्ट स्टोर्स है या नहीं है, बट ये B2B बिजनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख सकते हो ये लोग ने जोया लुकास और ये सब दूसरे दूसरे ब्रांड के साथ भी टाई अप है ये लोग का, या वो लोग के साथ ये लोग का लिंकेज है। ठीक है, तो मोटा मोटी अभी तक तो मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बट एक बार पेयर एनालिसिस भी करके देख लेते हैं कि भाई मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोग के मुकाबले ये कितना वैल्यूएशन अच्छा दे रहा है नहीं दे रहा है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर पेयर एनालिसिस करेंगे, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, कौन से पेयर आ रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका पेयर एनालिसिस में देखेंगे तो स्काई गोल्ड करके एक हो गया, स्काई गोल्ड है अपने पास। फिर उसके बाद उत्सव है और RBZ है। ठीक है, EPS के मामले में देखेंगे तो EPS के मामले में तो ये 4 में से सेकंड रैंक पे आ रहा है, और उत्सव का ही सिर्फ इसका ज़्यादा है। PE की बात करेंगे तो PE डेफिनेटली इसका बाकी 3 कंपनी में से अगर देखा जाए आसपास ही है। स्काई गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा हाई PE है। PB रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जो कंपनी है इसका 7 का था, आई गेस 7 या 9 था शायद, तो एक बार देख लेते हैं। 7 का था। ठीक है, 7 का PB रेशियो था। RBZ का 2 का PB रेशियो, स्काई गोल्ड का 20 का है। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा, ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रही, कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड ही लग रही है कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है वो लोग के मुकाबले में भी। ठीक है, डेफिनेटली NAV शेयर इसका सबसे ज़्यादा कम है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। चलिए एक बार जो लोग को लिस्टिंग गेंस चाहिए होता है उनके हिसाब से भी देख लेते हैं कि GMP क्या कह रहा है। तो अभी अगर मैं आज तक का बात करूँगा तो अभी तक तो इसके अंदर GMP का डेटा, हाँ GMP का डेटा आ गया है, और इसका GMP 0% दिखा रहा है। यानी कि एनालिसिस या जो अभी तक हम लोग के पास डेटा है उसके हिसाब से हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर कोई भी लिस्टिंग गेंस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा प्रॉफिट ला सकती है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बना सकती है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि GMP ही सिर्फ एक ही कैटेगरी नहीं होती जिसको देखकर आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, डेफिनेटली बिजनेस अच्छा लग रहा है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस बढ़ते ही जाएगा। अभी करंटली गोल्ड का प्राइस शायद 80,000 85,000 चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इवेंचुअली ये साल के एंड होते होते मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास आराम से पहुंच ही जाएगा, या उसको क्रॉस भी कर देगा। स्पेशली अभी जो त्यौहार का सीज़न है वो तो अभी शुरू होना बाकी है। अभी आने वाले लास्ट के 2 क्वार्टर जो होते हैं इंडिया में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड की खरीदारी हो जाती है। जब जब फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो यूजुअली तभी लोग ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। तो इसके तो डेफिनेटली इसमें ये लोग का भी रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये लोग का बिजनेस भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये एक इसको हम लोग एक थोड़ा सा मीडियम रिस्की लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मैं तो डेफिनेटली इसके अंदर सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट एक लॉट के साथ तो अप्लाई कर लूँ, अगर ज़्यादा नहीं तो भी। बट जैसे कि ये IPO शुरू होगा 25 तारीख को, आप ये देख रहे हो वीडियो वेडनेसडे को, तो अगर मुझे IPO अप्लाई करने से पहले अगर मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ पता चलेगी तो मैं शायद नहीं करूँगा। बट जितना इन्फॉर्मेशन अभी है, अगर ये वैसा का वैसा ही रहता है तो मैं एटलीस्ट एक लॉट के साथ तो अप्लाई करने का डेफिनेटली सोच सकता हूँ।
तो ये तो हो गया मेरा एनालिसिस। आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज कि क्या आप अप्लाई करोगे, नहीं करोगे, करोगे तो कितना लॉट करोगे, या जो भी है आप सब कुछ कमेंट करके बताना। कंपनी के बारे में कमेंट करके बताना, या कोई दूसरी कंपनी है जो आपको लगता है इससे ज़्यादा अच्छा सेम इंडस्ट्री में इससे अच्छा रिटर्न दे सकती है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।